हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है, वो भी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को देखने के लिए हमारा ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई दूसरी समस्या है, जैसे किसी को नोट्स बनाने की समस्या हो या कोई दूसरी समस्या हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने आपके नोट्स बनाने की समस्या का भी समाधान किया है, क्योंकि हम लोग लेकर के आ रहे हैं बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। अब आप अपने कोर्स से संबंधित किताबें भी मैग्नेट ब्रेन्स से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस एक फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरते से ही हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और जल्द ही वो किताबें आपके घर में होगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये किताबें आपका उतना ही साथ देने वाली है जितना मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आपका हमेशा साथ देते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय इतिहास हमने शुरू किया है। इतिहास में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज बारी आती है उस चैप्टर नंबर 8 के पीछे दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की, समाधान करने की। तो आज हम लोग बात करेंगे पाठ 8 के समाधान की। सबसे पहले पाठ 8 को समझ ले कि है क्या आखिर, तभी तो समाधान समझ पाएंगे। पाठ 8 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो सबसे पहली बात तो ये ना कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या जिसका उदय और विकास हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के बाद हमें ये तो यकीन हो गया था, हमें मतलब भारतीयों को इतना तो यकीन हो गया था कि हम अंग्रेजी सत्ता को अगर डगमगा सकते हैं, हिला सकते हैं, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। चूँकि हमारे 1857 की क्रांति का परिणाम भी तो यही हुआ कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके सारी पावर ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले ली। इसका मतलब शक्तियां भले बदल गई हो, लेकिन बदलने का मेन रीज़न था हमारी वो जो हमने एक भावना पैदा हुई थी देशभक्ति की, वो यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, एक राष्ट्रवाद की भावना। ये राष्ट्रवाद की भावना देश के लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ है और देश में एकीकरण की भावना है, जिसको देश को आज़ाद कराने से संबंधित जो है भावनाओं का जो है यहाँ पर मेल जोल है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब ये हो रहा है कि भारत में एक ऐसी भावना पैदा हो रही है, एक ऐसा राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है जो भारत को आज़ादी दिलाने तक चलता रहेगा और हो सका तो आज़ादी दिलाने के बाद भी चलेगा। क्योंकि हमें आज भी दोस्तों राष्ट्रवाद की जरूरत तो ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजों के समय में राष्ट्रवाद की जरूरत थी, क्योंकि कई बार सरकारें ऐसी आ जाती हैं जो लोगों के अधिकारों को दरकिनार करके मनमानी करना शुरू करती है। तो जब भी कोई शासक या शासन देश में मनमानी करेगा, तब राष्ट्रवाद की भावना तो उदय होगी। और इस राष्ट्रवाद की भावना में भारत की एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद इसके बिना मदद के भारत को आज़ादी दिलाने में थोड़ी सी तकलीफ तो होती। क्यों? क्योंकि इनको पता था, ये लगातार अंग्रेज के संपर्क में थे और जैसे देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता भी संभाली और देश को भी संभाला। तो कहीं ना कहीं एक योगदान तो कांग्रेस का यहाँ पर रहा है। मैं आज़ादी से पहले की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसका मेन उद्देश्य राष्ट्रवाद, राजभक्ति था। पाठ क्रमांक 8 की बात करें तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। तो यूपी बोर्ड सॉल्यूशन को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उसका नाम है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। मैं आपको जानकारी लेकर बता दूं कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इस बहुविकल्पी प्रश्न में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क 1885 में, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख 1880 में, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग 1886 में और आखिरी ऑप्शन है 1890। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस का जो निर्माण किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी, ये एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने बनाई थी जिसका नाम था A.O. ह्यूम।
ये ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, लेकिन शुरुआत जब हुई थी ना कांग्रेस की, तो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया गया था। मतलब ये कि अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए एक तड़ित चालक यानी सेफ्टी वॉल्व बनाया था, जिसका नाम था कांग्रेस। और इसका जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और दोस्तों इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसके संस्थापक का नाम क्या आता है? ए.ओ. ह्यूम आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है 1885। आइए दोस्तों बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, और भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? क्या भारत के राष्ट्रगीत को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, या आपका ऑप्शन नंबर ख बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, या लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले? दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान उत्तर था ये, और वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन चूंकि बहुत सिंपल उत्तर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कहानी हम लोग आपको बताएंगे नहीं, इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और खाली गीत नहीं लिखा था, उन्होंने तो पूरा उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ से लिए गए हैं, आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। बहुत बड़ा गीत था, जिसका कुछ हिस्से हमें यहाँ पर दिए गए, जिसकी जो भाषा थी, ये गीत जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो आप इसको जब पढ़ोगे, जब गाओगे, तो आपको संस्कृत भाषा तक सुनाई देती है कि किस ऐसी शुद्ध हिंदी में नहीं, संस्कृत में लिखा हुआ है। एक और खास बात इसकी बात करें कि आपको जैसे बोलते हैं ना कि जन गण मन को गाना है तो 52 सेकंड चाहिए। अगर आपको राष्ट्रगीत गाना है तो आपके लिए 65 सेकंड का टाइम रखा गया है। आपको 65 सेकंड चाहिए इसको गाने के लिए। और पहली बार इसको कब गाया गया था, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? सबसे पहले अगर इसको गाने की बात की जाए तो सबसे पहले गाया गया था इसको 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। और जब इसको गाया गया था तो गाने वाले कौन थे, उनका नाम भी बता दूं मैं। इनको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब वे व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सबसे पहले गाया था। तो देखो कमाल की बात यह है कि वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। शुरुआत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के संविधान सभा में बहस भी छिड़ गई थी। बहस ये थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो जनगण मन है उसको राष्ट्रगान बनाया जाए, नेशनल एंथम बनाया जाए, और कुछ लोग वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाना चाह रहे थे। इसी बीच जो संविधान के निर्माता है उन्होंने क्या किया, एक को राष्ट्रगीत बनाया, एक को राष्ट्रगान बनाया, ताकि गुत्थी जो है वो सुलझ जाए। इस वजह से ये किया गया था। तो राष्ट्रगीत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है वंदे मातरम को लेकर या बंकिम चंद्र चटर्जी को लेकर के ये चीज़ें सामने आ जाए। तो सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसको गाया था, संस्कृत में लिखा हुआ है, 65 सेकंड में इसको गाया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को अपनाया कब गया? तो वो तारीख भी लिख देता हूँ दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं तो वो भी ज़रूरी है। तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो है ना एक कमाल की चीज़ है। यहाँ से आपको कितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर पूछा है तो डेफिनेटली इससे जुड़े हुए इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी ही उसका सही उत्तर है जिन्होंने इसको लिखा था। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, अति लघुत्तरी प्रश्न। एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कम से कम एक लाइन में तो देना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी ने निभाई? दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि रिटायर्ड हो चुका था। रिटायर्ड अंग्रेजी सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिसे ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसकी निर्णायक भूमिका निभाई। जब लोगों को लग रहा था कि एक पूरा अखिल भारतीय एक संस्था बनाने की जरूरत है, एक मंच की आवश्यकता है,
तब इस भावनाओं को समझते हुए A.O. ह्यूम ने इनिशिएट लिया और उसके बाद जब खुद अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल था तो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं आई और जल्द ही कांग्रेस का वो अधिवेशन भी हो गया और कांग्रेस की स्थापना भी हो गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही, तो उसका आंसर आएगा श्री एलन ऑक्टिवियम ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की थी। तो ये सेवानिवृत्त अधिकारी थे, तो पहले अधिकारी थे लेकिन बाद में रिटायर्ड हो चुके थे और इन्होंने ही वो लगाती, इसे सेफ्टी वॉल्व भी कहा गया है, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 1 लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए उद्देश्यों को लिखिए। कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो कुछ विशेष लक्ष्य घोषित किए गए थे। लक्ष्य ये कि जितने भी राजनीतिक और सामाजिक जो लोग हैं जिसके अंदर भावनाएं हैं, देश को एकीकरण की या देश प्रेम की भावना है, पहले तो देश से सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और देश के लोगों के मन में एक जो है क्रांति पैदा करनी पड़ेगी या विचार पैदा करना पड़ेगा कि हमें एक होना है, एकजुट करना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होगे तब तक नहीं होगा। और जो भी सामाजिक आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ या प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो शुरुआत में बहुत स्पष्ट तो नहीं था लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी। जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था उसमें क्या उद्देश्य रखे गए, तो पहला था कि देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे थे उनको बताना कि देखो एक मंच आ चुका है जो पूरे देश का एक मंच है और हम लोग पूरे देश को बात सुना सकते हैं, तो आप उसमें जुड़िए क्योंकि हम लोग देश को आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना, ये एकता की भावना पैदा होगी तभी तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। अलग अलग टीम बना के लड़ेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। अंग्रेज उसमें से किसी भी कमजोर टीम को पकड़ के अपने खिलाफ लड़ा सकता था। यही तो अंग्रेजों ने किया था। अगर भारत में अंग्रेज आए उसी समय सारी रियासतें एक हो जाती भारत की, तो रियासतें एक होकर कभी भी लड़ती तो अंग्रेज कभी के बाहर हो गए होते। लेकिन हर एक राजा ने अपनी रियासत को बचाने का प्रयास किया। शायद यही कारण था कि हम लोग गुलाम हो गए। लेकिन अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें अलग अलग जगह से आज़ाद नहीं चाहिए, हमें पूरा देश आज़ाद चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर अपने विचारों को व्यक्त करना, जितने भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रश्न उठ रहे हैं उस पर विचार व्यक्त करना है कि अंग्रेज ने सही किया या गलत किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, अंग्रेज परेशान होंगे और धीरे धीरे देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन सी थी, उनके बारे में जरूर बताएं। कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन कौन सी थी, तो मैं आपको बता दूं, एक तो थी नरम दल और दूसरा था गरम दल। देखो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी का एंड आते आते कांग्रेस में जो है वैचारिक मतभेद होने लगा और ये वैचारिक मतभेद खासकर 2 लोगों के बीच में दिखता है। एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। जहां मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में जब हम लोग कांग्रेस बना है तो हम लोग स्वतंत्र तो करवाएंगे भारत को, स्वतंत्र भारत की जो सरकार बनेगी वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तो फिर जब आप अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं तो फिर बोल क्यों रहे हो कि राष्ट्रीय एकता लाएंगे, देश को स्वतंत्र कराएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक का बोलना था कि अगर हम लोग अंग्रेज के साथ सरकार बनाते हैं तो ये भारतीयों के साथ धोखा होगा, हमें हमारी सरकार बनानी है तो हमें स्वतंत्रता नहीं, हमें स्वराज चाहिए। तो स्वतंत्रता तो खाली हो सकता है आपको छोड़ दे, डोमिनियन स्टेटस दे दे, हम चाहते हैं कि हमें पूरा आज़ादी मिले। तो गरम दल का एक खेमा बढ़ गया था कांग्रेस में और गरम दल में बाल पाल लाल से के नाम से प्रचलित बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग इधर थे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, मोतीलाल नेहरू साहब थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो नरम दल के नेता भी थे और गरम दल के नेता, दोनों विचारधाराएं थे। एक शांतिपूर्ण तरीकों से काम करती थी और एक का मानना था कि बिना उग्र हुए अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा नहीं सकते। तो जब तक आप उग्र नहीं होंगे अंग्रेज आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 दल थे। एक था नरम दल, कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकता को पूरा करना चाहते थे। वे लोग जो देश की आवश्यकता पूरा करना चाहते थे लेकिन लड़ झगड़ के नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से उदारवादी कहलाएं, उन्हीं उदारवादी को नरम दल कहते थे, नरमी से पेश आते थे। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को इकट्ठा किया जाए, प्रार्थना पत्र लिखे जाए, सभा की जाए, प्रस्तावों को पारित किया जाए, भाषण दिए जाए, तो उसके द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जा सकता है। तो वो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। क्या कहना था नरम दल का? नरम दल ये बोलता है
कि अगर हम लोग पत्र पत्रिकाएं लिखेंगे, हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे, हम लोग भाषण देंगे, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए जनता की आवाज़ को, क्योंकि हम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जनता की आवाज़ को हम लोग सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं और एक एक करके सरकार इन बातों को मान लेगी, इनका मानना है। अब आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हो तो वो कैसे मान लेंगे, ये दूसरे दल का बोलना था। तो इनका जो विश्वास था वो शांति पर था। इसमें बहुत प्रमुख नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ उन्होंने किताबें लिखी थी आर्थिक शोषण को लेकर के। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बड़े बड़े नाम हैं जो नरम दल के नेता थे। मोतीलाल नेहरू भी दोस्तों इसी में शामिल थे। नेक्स्ट जो है अपना दल है वो है गरम दल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, क्योंकि कांग्रेस तो शुरुआत में, कांग्रेस का जब निर्माण हुआ था तो वो वैसे ही नरम विचारधारा वाला था। तो नरम दल कोई नई विचारधारा नहीं थी, नई विचारधारा तो गरम दल थी। तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते। उनका मानना था कि हम लोग अंग्रेजों के हाथ जोड़कर, पैर पड़कर या उनसे प्रार्थना पत्र लिखकर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी बात वो मानने वाले नहीं है, तो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनकी मान्यता थी कि उग्र विद्रोह के बिना, उनकी क्या मान्यता थी कि उग्र विद्रोह के बिना मांगे पूरी नहीं करेंगे। जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ उग्र नहीं होंगे तब तक अंग्रेज हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, ऐसा मानना था गरम दल का, यानी जो उग्रवादी दल थे उनका, उग्र दल का। लोकमान्य तिलक का नारा बड़ा फेमस हुआ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, चाहे हमारे जान तक क्यों न चली जाए, लेकिन हमें स्वराज चाहिए, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। और ये नारा जो है इसने देश प्रेम की भावना भर दी लोगों के अंदर कि नहीं, हमें तो स्वराज ही चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगा दी। और समय, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गीत है ये इंकलाब का एक गीत बना था और लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। वंदे मातरम जो गीत था इसने जो है एक जोश भर दिया दोस्तों। वैसे कुछ भी कह लो दोस्तों, लेकिन दो गीत जो भारत के हैं, एक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जब भी ये बजते हैं, इनको गाया जाता है, तो आपको पता है कि दुनिया का कोई सा भी गीत बजा लो, लेकिन इन दो गीतों में इतनी ताकत है कि आपके अंदर जोश भरने का काम करते हैं। तो यही हुआ कि उन्होंने लोगों के मन में जो है एक प्रेरणा जागृत की और देश को आज़ादी दिलाने संबंधित बात कही गई। होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ मैं प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तब भारत में एक भावना पैदा हो रही थी, भावना थी होम रूल की। अगर मैं इस आंदोलन को शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ तो ऐसा रूल जो होम वाले, घर वाले करें, घर वालों के द्वारा चलाया गया शासन, उसे होम रूल कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये भारत हमारा घर है तो भारतवासी इस घर में रहने वाले लोग हैं, तो फिर कोई विदेशी व्यक्ति आकर के देश में शासन क्यों करे? होम रूल आंदोलन को चलाने वाले दो ही लोग थे, दो लोग ने अपने अपने होम रूल आंदोलन की बात कही है। एक थी एनी बेसेंट और दूसरे थे लोकमान्य तिलक। होम रूल आंदोलन कह लो या होम रूल लीग कह लो, इन दोनों ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अगर आप हमें आज़ाद, पूरी तरह आज़ाद नहीं कर रहे हैं तो हमें रूल करने का अधिकार दो। मतलब आप सबसे ऊपर रहो, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इस देश में शासन तो हम करेंगे। जैसे न्यूजीलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यही होता था दोस्तों। वहाँ पर वो इतना अत्याचार नहीं कर रहे थे, वहाँ पर जो काम हो रहा था, जो डेवलपमेंट कर रहे थे, वो खुद उस देश के लोग कर रहे थे, ऊपर केवल अंग्रेज थे। तो यही हम लोग यहाँ पर चाहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक इन दोनों का मानना था। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों चाह रहे थे, उसकी भूमिका कहाँ से बनी, क्यों हमें लग रहा था कि अंग्रेज ऐसा कर सकते थे? क्योंकि हमने अंग्रेजों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करते हो ना, तो उसके एवज में आप भी कुछ चाहते हो। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद तभी करता है जब उसे उससे कोई लाभ मिलने वाला हो। बिना स्वार्थ के तो कोई भी मदद नहीं करेगा। हमने भी अंग्रेजों की मदद इसी चीज़ के चलते की। मैं आपको बता दूं कि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। दुनिया में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध जो हुआ था, और ये ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, उसके युवराज की हत्या कर दी गई थी।
और ये जर्मनी और मनी और ये जो है थे ये सब अपोजिट चले गए थे, इटली जर्मनी, और वहीं पर इंग्लैंड और दूसरे देश जो थे वो अपोजिट में हो गए थे। तो एक युद्ध शुरू हुआ था शुरुआत में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया, यहाँ तक कि बहुत बड़ी मात्रा में सेना भी भारत से गई, और जो भी युद्ध का खर्चा हुआ वो हमसे लिया गया। इंग्लैंड ने करोड़ों रुपए युद्ध में खर्चा कर दिया, और जो खर्चा है वो टैक्स के रूप में भारत से लिया। और ब्रिटिश सरकार बहुत बड़ी मात्रा में सेना जो है वो कहाँ से ले ली, वो इंडिया से ली। संख्या में सेना भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च कर दिए। मतलब अब सरकार को घाटा हुआ तो क्या करेंगी सरकार, हमसे वसूलेगी। आज भी सरकार का ये तरीका है, सरकार अगर किसी जगह इन्वेस्ट करती है, मान लो कोरोना काल में सरकार ने खूब पैसा जो है लोगों के लिए इन्वेस्ट किया, तो बाद में वही पेट्रोल के दाम बढ़ाकर या बहुत सारी चीज़ों में दाम बढ़ाकर हमसे ही वसूले जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है, ये चलो हमने खर्चा किया तो निकाल रहे, लेकिन उस समय जब इंग्लैंड वाले खर्चा कर रहे थे तो आप युद्ध लड़ रहे, हमने थोड़ी ना बोला था युद्ध लड़ने का, आप क्यों लड़ रहे हैं युद्ध, आप युद्ध लड़ रहे हैं तो खर्चा आप अपने देश से करो। तो जितना भी खर्च हो रहा था युद्ध का वो हमारे देश के लोगों ने क्या किया था, उनसे ये लोग खर्च का वसूल कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। हमने मांग की थी कि हमें जो है स्वतंत्रता मिलेगी, हमें जो है शासन करने का अधिकार मिले। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की। हम लोग यहाँ पर जो है फिसले से गए कि हमने सोचा कि अंग्रेज जो है वो झूठ नहीं बोलते होंगे, अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए, तो हमको लगा कि हम जैसे भारतीय लोग हैं, एक बार वादा किया तो निभाते हैं, हम नाम खराब नहीं करते, बात खराब नहीं करते। अंग्रेज लोग ने वो किया, किंतु समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, और ये हमें सबसे बुरा लगा। इसी वजह से हमने मांग उठा दी होम रूल की। 1916 तक आते आते कांग्रेस के दोनों नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब में समझौता हो गया कि ऐसा अगर हम लोग एक नहीं हुए ना तो ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। और इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का आगाज किया, जिसमें चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनियन राज्य का दर्जा की मांग की, और जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनियन राज्य का दर्जा लेने की मांग की गई। तो ये सब हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये होम रूल आंदोलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसका उत्तर वैसे ही बहुत बड़ा जाएगा, इससे पहले भी हमने काफ़ी बड़े बड़े उत्तर लिख लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी, 1885 दिसंबर 1885 में हुई थी। और मेन योगदान किसका रहा, ए ओ ह्यूम, इनके बारे में लिखना है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ही लगातार हम लोग अंग्रेज की नीतियों से खफा थे, संतुष्ट नहीं थे, तो हमने अंग्रेजों की नीतियों में सुधार करने के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया और कुछ जगह कुछ छोटे मोटे एसोसिएशन बनाने की शुरुआत की। लेकिन ये हुआ नुकसान ये हुआ कि एक भी तरह के हमारे जो हथकंडे हमने अपनाए थे अंग्रेजों से सुधार करने के लिए वो काम नहीं किए। अंत में आकर के हमने एक ऐसा राष्ट्रीय मंच तैयार किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ए.ओ. ह्यूम नाम के अधिकारी ने हमारी भावनाओं को समझा और हमें ये खोलने में मदद की। लेकिन आखिरकार ए.ओ. ह्यूम का भी जो स्पष्ट जो उनका उद्देश्य था वो कई साल के बाद पता चला कि ए.ओ. ह्यूम दरअसल कांग्रेस को बनाना इसलिए चाहते थे ताकि पब्लिक को शांत करने के लिए सरकार के पास यानी अंग्रेज सरकार के पास कोई ऐसा चीज़ हो जो उनको शांत कर दे और बीच में रहे। यानी अंग्रेज अपने और लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते थे जो कि एक तरह का उनको तड़ित चालक का काम करे। जैसे कि बिजली गिरती है तो सीधी ना गिरे और तड़ित चालक उसको न्यूट्रल कर देता है, उसे सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया गया। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बना कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना इसी आधार पर की गई। लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना विजन चेंज किया और स्वराज की ओर बढ़ते चले गए और अंत में हमने स्वराज हासिल किया, पूर्ण स्वराज हासिल किया, जिसे हम लोग आज़ादी कहते हैं।
हमने आज़ादी हासिल कर ली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई और क्यों हुई, कहाँ हुई, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट क्या अक्षर उसके पीछे उद्देश्य क्या थे, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। क्यों हुई थी? अंग्रेज सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तात्कालिक दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतीय लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए। जो हमारी दुविधा दुर्दशा थी, हमारी जो स्थिति थी उस समय तात्कालीन भारत में, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद हमारा आर्थिक शोषण शुरू हुआ और ब्रिटिश राज में बहुत सारा टैक्सेशन लिया गया, जो हमारी स्थिति उसमें सुधार चाहते थे। तो सुधारने के लिए हमने काफ़ी सारे भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा जो की त्यों बनी रही। मतलब दशा में कोई सुधार नहीं आया केवल हमारे आंदोलन से। आखिरकार तंग आकर मध्यम वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने, आखिरकार उस चीज़ से तंग आकर के मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोगों ने तात्कालीन दुर्दशा के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधा तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की। राजा राम मोहन राय ने काफ़ी अपने मुद्दे उठाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता, लोगों के अधिकार की बात की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अंततः लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में संस्थाओं का निर्माण किया। मैं कांग्रेस से पहले की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस जब बना उससे पहले क्या हो रहा था। अंततः लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ सोसाइटियां बनाई, कुछ संस्था बनाई, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल की सोसाइटी के नाम बता रहा हूं मैं, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा, चेन्नई में महाजन सभा। वैसी इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई खासा सुधार नहीं हुआ। स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंततः आखिरी में विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। जब लोग परेशान हो गए तो नेताओं ने सोचा कि नहीं, अब एक सा मंच बनाना पड़ेगा जो पूरे अखिल भारतीय लेवल पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो ऐसा मंच बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मनः स्थिति को, जो मन में सोच रहे थे, उस स्थिति को एक व्यक्ति थे A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न शुरू किया। और उसने विभिन्न भारतीय नेताओं के विचार विमर्श कर अंततः 28 दिसंबर 1885 को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 लोगों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। मैं आपको बता दूं, जब इसकी पहली बैठक हुई थी तब इसमें 72 लोग शरीक हुए थे। तो 73 लोगों के साथ उन्हें जरूर बनाया था, लेकिन 72 लोग शरीक हुए थे पहले अधिवेशन में। पहले अधिवेशन में जरूर पूछा जाता है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये था उसका पूरा कहानी, जिसे सेफ्टी वॉल्व भी कहा गया। दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ आसानी से समझ में आई होगी। इतिहास इंटरेस्टिंग विषय है, आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास पढ़ने के लिए या दूसरे और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो या तो आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप चाहे तो हमारा ऐप डाउनलोड कर ले तो और भी सुविधा होगी, जिसे मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और जल्दी डाउनलोड करें और सारे के सारे वीडियो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। और रही बात आपकी समस्याओं की, तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमने आप लोगों के लिए विशेषज्ञों की टीम द्वारा बनाई गई स्पेसिफिक डेटा के साथ, यानी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली किताबें तैयार की है मैग्नेट ब्रेन ने आपके कोर्स से रिलेटेड। आप चाहे तो इन किताबों को मंगवा सकते हैं, इन बुक्स को और ई बुक्स को मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपको एक फॉर्म भरना है, बस नाम नंबर देना है, हमारी टीम आप तक कांटेक्ट करेगी और किताबों को जल्द ही आपके घर पहुंचा देगी। तो जिस तरह से हमारे वीडियो हमेशा आपकी मदद करते हैं, ये किताबें भी आपका कंपेनियन के रूप में हमेशा साथ देगी, आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जहाँ इंग्लिश मीडियम में हम लोग किंडरगार्टन से 12 तक कवर करवाते हैं, हिंदी मीडियम में हम लोग क्लास 7 to 12 कवर कराते हैं। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी अभी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आप सीधे कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JEB, कैब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।